कुंवर प्रताप उस रात अपनी माँ को दिया वचन पूरा करने राजमहल से बाहर निकल तो गए थे, लेकिन उनके दिमाग में कोई योजना नहीं थी। वक्त ने उन्हें योजना बनाने का मौका ही कहाँ दिया था। फिर भी चेतक पर बैठे प्रताप शत्रु यानी शम्स खान के खेमे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वे जानते थे सैनिकों के बगैर शम्स खान से मिलना खतरे से खाली न था। शम्स खान ऐसा इंसान था भी नहीं जिससे बातचीत करके युद्ध टाला जा सके। इन सब से ऊपर एक और बात थी, प्रताप शम्स खान से माफी नहीं मांगेंगे, वो राजपूतों का सर झुकने नहीं देंगे। तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? इसी उधेड़बुन में रात के अंधेरे को चीरते हुए वे यूं आगे बढ़ रहे थे मानो वे रात को वहीं थाम लेना चाहते थे, मानो वे सुबह ही नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि आने वाली सुबह मेवाड़ के लिए आसान नहीं होने वाली थी। इधर राजमहल में महाराणा उदय सिंह की सबसे छोटी पत्नी धीरबाई लगभग दौड़ती हुई हांफती हुई प्रताप की मां और उदय सिंह की पहली पत्नी जयवंता बाई के कमरे में जा पहुंची। धीरबाई को इस अवस्था में देख जयवंता बाई ने हैरानी से पूछा, धीरबाई क्या भूल गई कि आप गर्भवती हैं? ऐसी भी क्या आफत? जयवंता बाई की बात काटते हुए धीरबाई ने कहा, आफत की ही तो बात है। मैंने कुंवर प्रताप को अकेले महल से बाहर जाते देखा है। मैंने आवाज लगाई पर उन्होंने सुनी नहीं। जयवंता बाई ने बड़े धैर्य के साथ उनसे कहा, शांत हो जाइए धीरबाई, प्रताप मुझसे आज्ञा लेकर गया है। और हाँ, आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए इतनी उत्तेजना ठीक नहीं। धीरबाई लगभग चीख पड़ी, और मेरा वो बच्चा जो अकेले ऐसी अंधेरी रात में बाहर चला गया है, क्या उसके लिए ये ठीक है? कल सुबह हमारी सेना युद्ध के लिए प्रस्थान करेगी। शत्रु की नजर पहले से ही हमारे महल पर है, हमारे चारों तरफ खतरा है। ऐसे में कुंवर प्रताप अकेले कैसे? आपने उन्हें आज्ञा दी जाने की? कैसी माँ हैं आप? जयवंता बाई के चेहरे पर चिंता तो थी, लेकिन उन्होंने शांत स्वर में कहा, प्रताप का शौर्य आप जैसी माँ की वजह से ही है। नहीं देख पाया वो हमें जौहर के लिए तैयार होते। अगर प्रताप लौट कर आए तो अवश्य शुभ समाचार ही लाएंगे। तभी जयवंता बाई के कक्ष के द्वार के पर्दे के पीछे एक आहट हुई। धीरबाई ने जयवंता बाई से चुप रहने का इशारा किया और फुसफुसाते हुए कहा, महारानी साहब, लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा है। जयवंता बाई ने फुर्ती से द्वार तक पहुंचकर पर्दा हटाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने निश्चिंत होकर कहा, वहम था आपका धीरबाई, इतने कड़े पहरे में कौन यहाँ आएगा? नहीं महारानी साहब, कोई तो था वहाँ। मुझे प्रताप को लेकर बड़ी बेचैनी हो रही है। एक तरफ धीरबाई के मन में घबराहट थी, तो दूसरी तरफ प्रताप चेतक को सरपट दौड़ा रहे थे। इस वक्त प्रताप के आगे बस एक ही लक्ष्य था कि इस जौहर को रोकना होगा। तभी अचानक उनके सामने हाथ में मशाल लिए एक लड़की आ खड़ी हुई। गोरा चेहरा, मोटी मोटी काजल वाली आंखें। चेतक ने अपने तेज कदम रोक तो लिए, लेकिन उस लड़की को देख वो हिनहिना उठा। प्रताप ने पूछा, आप कौन है देवी, और मेरा रास्ता किस लिए रोका है? उस लड़की ने अपना सिर झुका लिया। वो थोड़ा हिचकिचा रही थी। कुंवर प्रताप ने दोबारा पूछा, बताइए देवी, क्या आपको कोई परेशानी है? उस लड़की ने बहुत ही भावुक होकर कहा, कुंवर साहब, हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शम्स खान जैसे राक्षस से हमें छुड़वाकर आपने जो किया है, हम जीवन भर आपके कर्जदार रहेंगे। प्रताप को याद नहीं आ रहा था शम्स खान के हरम से जो लड़कियां उन्होंने छुड़वाई थी, उनमें ये लड़की भी थी या नहीं। इसके बावजूद भी ये लड़की उन्हें देखी देखी सी लग रही थी। प्रताप ने कहा, इसमें धन्यवाद जैसी कोई बात नहीं है। मेवाड़ की स्त्रियां मेवाड़ की शान है, और अपनी शान को बुरी नजर से बचाना ये तो मेवाड़ के हर पुरुष का धर्म है। ये सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता आ गई। उसने कहा, मेवाड़ के सारे पुरुषों के बारे में हम ये नहीं कह सकते कुंवर साहब। शम्स खान का हम लड़कियों को बंदी बनाना, ये कार्य मेवाड़ राज्य के ही किसी खास व्यक्ति की मदद से हुआ है। ये बात सुनते ही कुंवर प्रताप चौंक गए और कहा, आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं? कोई सबूत है आपके पास? उस लड़की ने कहा, सबूत तो नहीं है, लेकिन जब हमें हरम ले जाया जा रहा था, तब हमारा ध्यान उस चिन्ह पर गया जो शम्स खान से मिलने आए एक व्यक्ति के हाथ पर था। हम उस व्यक्ति का चेहरा तो नहीं देख पाए, लेकिन हमें लगता है उस चिन्ह का जुड़ाव मेवाड़ से है। कुंवर प्रताप ने पूछा,
आखिर ऐसा क्या था उस चिन्ह में? उस चिन्ह के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जब उस लड़की ने उस चिन्ह के बारे में बताया तो कुंवर प्रताप के होश उड़ गए। राज्यसभा के अलग अलग मंत्रालय के लोगों को अलग अलग चिन्ह दिए गए थे और इस वक्त जिस चिन्ह की ये लड़की बात कर रही थी, कुंवर प्रताप समझ गए थे कि वो किसके हाथ पर था। उन्होंने उसी वक्त चेतक को घुमाया और शम्स खान से मिलने की बजाय दूसरी दिशा में घोड़े को दौड़ाने लगे। इस लड़की ने एक बड़ी साजिश की खबर दी थी और वो भी घर का एक भेदी ही रच रहा था। प्रताप के वहां से जाते ही वो लड़की दौड़कर पास के एक टीले पर चढ़ी और उसने अपनी मशाल को जोर से लहराया। उसकी मशाल की रोशनी देखकर वहीं गांव के एक शख्स ने अपने हाथ में पकड़ी मशाल को लहराया और उसके जवाब में मेवाड़ के महल की एक खिड़की से भी एक मशाल जल उठी। मशाल वाला वो शख्स जिसने उस लड़की को इशारा किया था, पास ही एक गांव से गुजरते हुए एक घर में घुसा। उसने उस घर के मालिक का गिरेबान पकड़कर कहा, कुंवर प्रताप इसी ओर आ रहे हैं किशन सिंह, और हमने उन्हें जो तुम्हारे बारे में बताया है वो तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वही करो जो मैं कहता हूँ। किशन सिंह के हाथ पैर कांपने लगे। उसने घबराते हुए कहा, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो कभी शम्स खान से मिला ही नहीं। वो शख्स हंसते हुए कहने लगा, लेकिन इस बात का भरोसा कुंवर प्रताप को कैसे दिलाओगे किशन सिंह? वो तो हमारी बात पर भरोसा कर चुके हैं। और क्या मिला तुम्हें? सालों तक उदय सिंह और प्रताप का वफादार बनकर। अपना फायदा चाहते हो तो मेरी बात सुनो। प्रताप यहाँ आए जरूर, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस ना जा पाए, समझे? किशन सिंह अजीब स्थिति में था। अगर वो उस आदमी की बात मानता तो गद्दार कहलाएगा, और अगर नहीं मानी तो जान से जाएगा। वो उस शख्स की बातों में पूरी तरह फंस चुका था। उस शख्स ने कहा, अपनी जान बचाने का अब तुम्हारे पास एक ही तरीका है, प्रताप को मार दो। मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और वो लेकर तुम अपने परिवार के साथ मेवाड़ से दूर चले जाना। इतना कहकर वो शख्स किशन सिंह के घर की दीवार फांदकर गायब हो गया और कुछ दूर खड़े होकर उसके घर की ओर देखने लगा। उसने देखा कि कुछ ही देर में कुंवर प्रताप का घोड़ा किशन सिंह के घर के आगे रुका। कुंवर प्रताप को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि किशन सिंह जैसा व्यक्ति, जो सालों से उनके पिता उदय सिंह के सबसे वफादार लोगों में से एक था, आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। उस लड़की की बात पर भरोसा करने से पहले उन्होंने सोचा कि किशन सिंह की परीक्षा ली जाए। वो अपने घोड़े से उतरकर किशन सिंह के घर के अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचते ही किशन सिंह और उसकी पत्नी ने कुंवर प्रताप को देखा और कहा, बाबूजी राज, आप यहाँ? कोई जरूरी काम था तो हमें महल बुलवा लिया होता। कुंवर प्रताप ने कहा, क्या मैं आपसे और आपके परिवार से यूं ही मिलने नहीं आ सकता? किशन सिंह ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाऊजी राज, आइए बिराजी। वैसे भी भोजन का समय हो चुका है, अब आप यहाँ आए हैं तो भोजन करके ही जाएंगे। किशन सिंह ने तुरंत ही खाने की व्यवस्था जमाई और अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में कहा, सुनो, बाबूजी राज के लिए खाना लगा दो, और हाँ, खाने में वो खीर परोसना मत भूलना। खीर लाने के लिए किशन सिंह ने जिस तरीके से अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में कहा था, कुंवर प्रताप को थोड़ा अजीब लगा। कुछ था किशन सिंह के घर की हवाओं में जो प्रताप को ठीक नहीं लग रहा था। कुछ ही देर में किशन सिंह की पत्नी भोजन की थाली लेकर आई और थाली कुंवर प्रताप के सामने रखे पाटले पर रख दी गई। वो कुंवर प्रताप को भोजन परोसने लगी। उसी समय कुंवर प्रताप ने अपना हाथ पानी के गिलास की ओर बढ़ाया और तभी उनका हाथ गलती से किशन सिंह की पत्नी के हाथ से टकराया, जो इस समय कुंवर प्रताप की थाली में खीर परोस रही थी। हाथ टकराने से थोड़ी सी खीर फर्श पर गिर गई। किशन सिंह ने कहा, आप भोजन ग्रहण कीजिए बाबूजी राज, ये मैं अभी साफ करा देता हूँ। प्रताप ने किशन सिंह से कहा, नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं खाकर उठूं तब साफ करा दीजिएगा। वैसे आपका बेटा रमण कहाँ है? मुझे याद है वो कभी कभी महल आया करता था, कई बार वो मेरे लिए बेर लेकर आता था। किशन सिंह प्रताप के मुंह से अपने बेटे की बातें सुनकर भावुक था और इस ग्लानि में डूबा जा रहा था कि वो ये क्या करने जा रहा है।
प्रताप ने जानबूझकर किशन को बातों में उलझा कर रखा, क्योंकि उन्हें उसकी नीयत समझनी थी। उसके बाद कुंवर प्रताप ने किशन की पत्नी से थोड़ी धीमी आवाज में कहा, भोजन देखने में बड़ा स्वादिष्ट मालूम होता है। किशन सिंह की पत्नी ने यह तारीफ सुनकर कहा, जी धन्यवाद। ये जवाब सुनकर कुंवर प्रताप थोड़ा हैरान थे। दरअसल कुंवर प्रताप ये पता करना चाह रहे थे कि क्या उनकी पत्नी वाकई ऊंचा सुनती हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले किशन सिंह ने खीर वाली बात को बड़ा जोर देकर कहा था। अब कुंवर प्रताप को लगने लगा कि वाकई दाल में कुछ काला है।